हेलो 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 सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आज हमारे रहने वाले हैं। आज हमारा रहने वाला है भाग 2, जो कि जिसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। केवल और केवल 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस इंजन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो एक तो डिफरेंस इंजन का डिज़ाइन और एक एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो रहने वाला हमारे चार्ल्स बेबेज ने। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। डिफरेंस इंजन जो कि 1822 के अंदर बनाया गया था, और जो हमारा एनालिटिकल इंजन था वो कब बना? वो 1830 ईस्वी के दशक में बना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा की खोज किसने की, जो कंप्यूटर लॉजिक का आधार बनी? तो बुलियन अलजेब्रा की खोज किसने की? तो वो की जॉर्ज बुले ने। ये जॉर्ज बुले ने क्या किया? बुलियन अलजेब्रा की खोज की, जो कंप्यूटर लॉजिक का आधार बनी थी। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? क्या वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ था? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ था? क्या केमिस्ट्री में हुआ था? या फिर बायोलॉजी के अंदर? तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर रहेगा, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जॉन नेपियर की खोज नेपियर बोन्स किस किस सेंचुरी में हुई? यानी कि जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स की जो खोज की, वो किस सेंचुरी के अंदर की गई? तो वो की थी 1617 ईस्वी के अंदर, यानी कि 17वीं सेंचुरी के अंदर हुई खोज ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर किस उद्देश्य से बनाया था? तो ब्लेज पास्कल ने एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई, जिसे क्या बोला गया? मैकेनिकल कैलकुलेटर बोला गया। वो किस लिए बना था? अपने पिता के टैक्स कैलकुलेशन में मदद करने के लिए एक मशीन बना दी थी, जिसे पास्कलाइन भी बोला जाता है, कैलकुलेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहने वाला है। अपने पिता के टैक्स कैलकुलेशन में मदद करने के लिए ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, और ये आविष्कार 1642 ईस्वी के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IBM सिस्टम 360 किस दशक में लॉन्च हुआ था? तो ये जो है IBM सिस्टम 360 किस दशक में लॉन्च हुआ? तो 1960 के दशक में IBM 360 लॉन्च हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते थे? जो मेन फ्रेम होता है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, और माइक्रो कंप्यूटर से भी बड़ा होता है। तो बड़े पैमाने पर डेटा की प्रोसेसिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग किया जाता था, और अब भी किया जाता है। तो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए बड़े पैमाने पर, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। CDC 6600 को किस रूप में जाना जाता है?
तो इनमें से राइट ऑप्शन रहने वाला हमारा डी ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर CDC 6600 को किस रूप में जाना जाता है? अपने समय का सबसे तेज कंप्यूटर था CDC 6600, जो कि सीमोर करे ने बनाया था। और सीमोर करे ने एक और कंप्यूटर बनाया था जो कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर भी बोला जाता है, सुपर कंप्यूटर जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो इसे भी वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कई बार बोल दिया जाता है CDC 6600 को। लेकिन जो करे 1 कंप्यूटर था वो वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं अपना क्वेश्चन। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में जॉब को कैसे प्रोसेस किया जाता था? तो बैच के अंदर तो बैच बनाए जाते हैं, जिस तरह से हमारे ये जो होते हैं कई प्रकार के बैच निकाले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इसी तरह से बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, कई सारे ग्रुप में इकट्ठा करके ये बैच बना दिया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में जॉब को कैसे प्रोसेस किया जाता है? तो जॉब को ग्रुप में इकट्ठा करके एक साथ में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्यूरोक्स कॉरपोरेशन किस उद्योग से जुड़ी थी? जो ब्यूरोक्स कॉरपोरेशन है वो किस उद्योग से जुड़ी थी? ये कुछ नया क्वेश्चन है। तो ये जुड़ी थी कंप्यूटर और मेनफ्रेम उद्योग से। ब्यूरोक्स कॉरपोरेशन तो जो थी कंप्यूटर और मेनफ्रेम उद्योग से जुड़ी थी। IBM रैमैक किस स्टोरेज डिवाइस के लिए प्रसिद्ध था? जो IBM रैमैक था वो किस स्टोरेज डिवाइस के लिए प्रसिद्ध था? वो था हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए। जो कि पहले हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ होते थे उसमें IBM रैमैक में स्टोरेज डिवाइस के लिए हार्ड डिस्क जो यूज़ हुई वो IBM रैमैक के अंदर यूज़ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किस कंपनी में हुआ? फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किस कंपनी ने किया, ये भी बोल सकते हैं। तो ये राइट ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा रहने वाला है? तो IBM ने फ्लॉपी डिस्क को बनाया था। ठीक है, IBM जो कंपनी है उसने फ्लॉपी डिस्क को बनाया था। IBM के बारे में आपको मैं बता दूं, 1911 में इसका नाम दूसरा था। 1924 में इसे IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में आविष्कार किया गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया 1924 के अंदर। तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार IBM ने ही किया था। मैग्नेटिक टेप का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता था? तो मैग्नेटिक टेप का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता था? डेटा को स्टोर करने और बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंच कार्ड का उपयोग कंप्यूटर डेटा इनपुट में सबसे पहले किसने किया? तो जो पंच कार्ड का उपयोग कंप्यूटर डेटा इनपुट में सबसे पहले हार्मन होलरिथ ने किया, जो कि हमारा राइट ऑप्शन सी रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हार्मन होलरिथ ने क्या किया, एक टैबुलेटिंग मशीन बना दी थी। ठीक है, तो उसमें वो कंप्यूटर के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी वह मशीन। तो उसके अंदर क्या हुआ, पंच कार्ड का यूज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CD-ROM टेक्नोलॉजी जो है किस दशक का लोकप्रिय हुई? किस दशक के अंदर लोकप्रिय हुई CD-ROM टेक्नोलॉजी?
तो जो CD रोम आई थी ना वो 1980 के दशक में आई थी। तो 1980 के दशक के अंत में जो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है यह किस दशक में आई? 1980 के दशक के अंत में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ? जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी वो किस जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग में लाई गई? तो जो ज़्यादातर सेकंड जनरेशन के अंदर मैग्नेटिक कोर का यूज हुआ, तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग सेकंड जनरेशन के अंदर हुआ। रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह टेम्परेरी मेमोरी है? ठीक है। इसके बिजली चले जाने पर क्या इसका डेटा उड़ जाता है? तो हाँ, यह टेम्परेरी मेमोरी है। लाइट के चले जाने पर रैम का डेटा उड़ जाता है, यानी कि रैम के अंदर डेटा स्टोर नहीं रहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रोम मेमोरी मुख्यतः विशेषता क्या है? तो जिस तरह से रैम के अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता था, लाइट के चले जाने पर वो डेटा भी मिट जाता था, लेकिन जो रोम होता है, रोम मेमोरी, वो डेटा परमानेंटली स्टोर रखता है हम अपने अंदर। तो क्या हुआ, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाएगी। रोम कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि परमानेंटली डेटा अपने अंदर स्टोर रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो कैश मेमोरी है उसका मुख्य उद्देश्य CPU की स्पीड को बढ़ाना होता है, यानी कि रैम के बीच और CPU के बीच में कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। यह एक बफर की तरह यूज होती है मेमोरी। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो CPU की स्पीड को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी का व्यापक उपयोग किस जनरेशन से शुरू हुआ? तो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है यह किस तरह की मेमोरी होती है और इसका उपयोग किस जनरेशन में शुरू हुआ? तो जिस टाइम पे IC चिप आई थी तो वो एक तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी थी। तो थर्ड जनरेशन के अंदर हमारी IC चिप आई थी। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी का व्यापक उपयोग किस जनरेशन में हुआ? थर्ड जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो क्रे 1 मैं पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में, क्रे 1 किसने बनाया था और उससे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो CDC 6600 था, वो भी किसी ने बनाया था, वो भी सेमोर क्रे ने बनाया था। और क्रे 1 जो है ये अलग से सीमोर क्रे ने ही बनाया, जो कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर भी बोल दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला हमारा यहाँ पर? तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट लेते हैं हम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा माना जाता है? तो इनमें से देखकर बताओ।
तो जो परम 8000 है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, जो कि सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये पुणे के अंदर स्थापित है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना गया? परम 8000। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का मुख्यतः उपयोग किस लिए होता है? जटिल वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए, बहुत बड़े बड़े सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे कि सैटेलाइट से डेटा प्राप्त करना है तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे मौसम की गणनाएं करनी है, मौसम कैसे चलता है, मौसम कैसा है, ठीक है, उसके लिए भी जटिल जटिल वैज्ञानिक गणनाओं करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। परम सुपर कंप्यूटर जो है सीरीज, इसका विकास किस संस्था ने किया? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, परम सुपर कंप्यूटर का सीरीज का विकास किस संस्था ने किया? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक ने। तो इसकी फुल फॉर्म, सीडैक की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। परम सुपर कंप्यूटर जो कि पुणे में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। फ्लॉप्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। और इसलिए सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। GUI व सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआत किस रिसर्च सेंटर से हुई? जब हमें ग्राफिकल के रूप में हमारी चीज़ें दिखने लगी स्क्रीन पर, तो उसकी शुरुआत किस रिसर्च सेंटर में हुई? तो जीरोक्स पार्क जो है वहाँ रिसर्च सेंटर है एक, वहाँ पर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस की शुरुआत हुई। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है, जीरोक्स पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो विंडोज़ 1.0 वर्जन है वो कब रिलीज़ हुआ था? हमारा ये पिछली वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन था इसी टाइप का, लेकिन उसमें यही पूछा गया था कि पहला वर्जन कब लॉन्च हुआ। और ये जो लिखा हुआ है विंडो 1.0, ये विंडोज़ का पहला वर्जन ही है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो इसे लॉन्च किया गया था 1985 के अंदर। और विंडो जो है, विंडो कब बनाई गई विंडो कंपनी? ये 1975 के अंदर बनाई गई। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, ये 1975 के अंदर बनी। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला वर्जन जो है 1985 के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला कंप्यूटर माउस पॉइंटर कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया? जो पहला कंप्यूटर माउस पॉइंटर कॉन्सेप्ट था वो किसने विकसित किया?
तो जो पॉइंटर के हिसाब से जीरोक्स पार्क टीम ने ही विकसित किया था, जो कि हमारी एक GUI बेस्ड टीम थी। तो पहला कंप्यूटर माउस पॉइंटर कॉन्सेप्ट जीरोक्स पार्क टीम ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एप्पल मैकिन्टॉश में GUI का उपयोग किस वर्ष से शुरू हुआ? तो एप्पल मैकिन्टॉश के अंदर GUI का उपयोग 1984 से शुरू हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी रहने वाला है। आइकन आधारित इंटरफेस का मुख्य लाभ क्या है? तो जो हमारा आइकन होता है उसे देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमांड नहीं भरनी पड़ती, उसे दबाकर हम आइकन को दबाकर हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो क्या होता है, आइकन आधारित इंटरफेस का मुख्य लाभ क्या है? कंप्यूटर को उपयोग करना आसान बनाता है आइकन हमारा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। पहला मॉडेम किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो जो पहला मॉडेम था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। पहला मॉडेम टेलीफोन लाइन पर डेटा भेजने के लिए बनाया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। टेलीफोन लाइन पर डेटा भेजने के लिए पहला मॉडेम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राउटर का मुख्य कार्य क्या है? तो राउटर का मुख्य कार्य क्या होगा? डेटा पैकेट को नेटवर्क में डायरेक्ट भेजना राउटर का मुख्य कार्य होता है। अलग अलग डिवाइस तक डेटा पहुंचाना, डेटा को पैकेट में रखकर भेजना नेटवर्क के अंदर किसका कार्य होता है? राउटर का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। राउटर का मुख्य कार्य डेटा पैकेट को नेटवर्क में डायरेक्ट भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईथरनेट केबल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो जो हमारी ईथरनेट केबल होती है उसका उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? वो होता है वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन के लिए। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है ए ऑप्शन। ईथरनेट केबल का उपयोग वायर्ड नेटवर्क बनाने के लिए होता है। और हमारे वायर किस टाइप के यूज हो सकते हैं इसके अंदर? सबसे पहले हो सकता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि नेटवर्क बनाने के लिए एक उपयोगी होती है। एक होता है कोएक्सियल केबल, हम ले सकते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। और एक हम ले सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन के लिए ईथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैन का पूरा नाम क्या होगा? लैन का पूरा नाम बताओ क्या होता है? तो लैन का पूरा नाम जैसा कि सभी को पता है कि लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम होता है। यह पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। यह और किससे बड़ा होता है? यह एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो होता है सबसे बड़ा नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है पूरा नाम रहने वाला है लैन का।
वाईफाई स्टैंडर्ड को टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है? तो एक पोर्ट नंबर होता है जो वाईफाई स्टैंडर्ड को टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है, पोर्ट नंबर के नाम से, तो वो है IEEE 802.11। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। एक होता है लाईफाई, LIFI, जिसे हम कहते हैं लाइट फिडेलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा IEEE 802.11। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेटाबेस की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की अवधारणा किसने दी? तो जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसकी अवधारणा किसने दी? एडगर एफ कोड ने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की अवधारणा दी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है एडगर एफ कोड। डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। SQL लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है? तो जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो SQL लैंग्वेज का पूरा नाम है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर सी रहने वाला है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का पूरा नाम SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रहने वाला है। पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस दशक में विकसित हुआ? तो वो पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 1960 के दशक में विकसित किया गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारा डेटा एक साथ में रख लिया जाता है, सेव किया जाता है, उसे मैनिपुलेट किया जाता है, उसे अपडेट भी किया जाता है। तो डेटाबेस वही होता है। 1960 के दशक में डेटाबेस में टेबल की रो को क्या कहा जाता है? जो डेटाबेस होता है उसमें टेबल की रो होती है, जो उसे क्या बोला जाता है, उसका दूसरा नाम क्या होगा? तो जो टेबल की रो होती है उसे रिकॉर्ड बोल दिया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर डी रहने वाला है। बाकी जो है वो कॉलम के नाम हैं, जैसे कि कॉलम ए पे है, ए ऑप्शन पे है कॉलम, बी ऑप्शन पे है फील्ड। फील्ड को कॉलम भी बोल दिया जाता है। और स्कीमा जो है सी ऑप्शन में, स्कीमा हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओरेकल डेटाबेस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो जो ओरेकल डेटाबेस कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1977 के अंदर। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप माना जाता है, किसे माना जाता है? तो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था यानी कि लैपटॉप था जो, वह किसे माना गया है? तो वो माना गया है ओसबोर्न 1 को पहला पोर्टेबल कंप्यूटर माना गया है। यानी कि लैपटॉप के तरीके से उसे पोर्टेबल किया जा सकता था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी कि PDA कौन सा था? तो पहला
PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कौन सा था इनके अंदर से? इनमें से है एप्पल न्यूटन जो था वो पहला डिजिटल असिस्टेंट था। तो हमारा राइट ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर। पहला मोबाइल फ़ोन कॉल कब किया गया? तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कम ही पूछे जाएंगे, लेकिन हमारे जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला मोबाइल फ़ोन कॉल कब किया गया था? तो वो 1973 के अंदर पहला मोबाइल फ़ोन कॉल किया गया था। पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन कौन सा था? तो जो वो HTC कंपनी होती थी एक, तो HTC कंपनी ने पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन बनाया था, वो था HTC ड्रीम T मोबाइल G1। तो राइट ऑप्शन डी रहने वाला है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला टेबल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट किस समय आया था? तो 1990 के दशक में शुरुआती कॉन्सेप्ट आया था टेबल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का, जैसे कि टेबल पर कंप्यूटर रखा जाए 1990 के दशक में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। इंडियन कंप्यूटिंग हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो जो पहला भारत के द्वारा पूर्ण तरीके से बनाया गया पहला डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था टी-फ्रैक। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। CDAC जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 के अंदर CDAC की स्थापना हुई थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। भारत में IT रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में किस शहर की मुख्य भूमिका रही है? तो IT हब किसे बोल दिया जाता है? या फिर भारत की मिलेनियम सिटी नहीं, तो IT रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में किस शहर की भूमिका रही है? बेंगलुरु की। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बेंगलुरु रहने वाला हमारा, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े IT हब बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पर कंप्यूटर हमारे बेंगलुरु में ही स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टी-फ्रैक कंप्यूटर किस संस्था से जुड़ा था? तो टी-फ्रैक कंप्यूटर जो था वो जुड़ा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से। इसी का पूरा नाम भी यही है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है ये। भारत में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो जो NASSCOM है वो भारत में कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। इसरो क्या है? इसरो तो एक वैज्ञानिक संस्थान है हमारा। DRDO भी ऐसे ही है। बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये वैज्ञानिक संस्थान है हमारे। तो NASSCOM जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है भारत की। तो राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा यहाँ पर। हमारा क्विज़ पूरा हो चुका है। 50 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर हमें दोबारा से यही क्वेश्चन लगाने हैं तो हमें फिर से शुरू करने पर दबाना पड़ेगा।
अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट चाहिए है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं 999665 पर। वहाँ पर एक मैसेज भेज दें कि पार्ट 2 और कंप्यूटर हिस्ट्री ये लिखकर वहाँ पर भेज दें, तो मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट सेंड कर दूँगा। अगर हमें फिर से कोशिश करने पर दबाते हैं तो हम शुरू में पहुँच जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के। तो जिस तरह से डिफरेंस इंजन जो है वो किसने बनाया था, वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। दोबारा से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा की खोज किसने की थी, जॉर्ज बूले ने करी थी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हुआ। जॉन नेपियर बोन की खोज किस सेंचुरी में की, तो वो की 17वीं सेंचुरी में। इसी तरह से हम कई सारे अपने ज़्यादातर क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत।